दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों घटना चक्र संक्षिप्त सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आज की वीडियो में प्रस्तुत है विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के लिए उपयोगी सामान्य विज्ञान का महत्वपूर्ण खंड रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन। इस वीडियो में हम रसायन विज्ञान के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स को कवर करेंगे जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं घटना चक्र संक्षिप्त सामान्य ज्ञान के अंतर्गत रसायन विज्ञान का महत्वपूर्ण खंड। दोस्तों रसायन विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो देखिए रसायन विज्ञान के अंतर्गत पदार्थों के संगठन, संरचना और उनसे संबंधित भौतिक और रासायनिक गुणों और उनसे संबंधित अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। देखिए एक महत्वपूर्ण रसायन वैज्ञानिक हैं वर्जीलियस। वर्जीलियस को रसायन विज्ञान का पितामह यानी ग्रैंड फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है और लेवाशिये को आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक यानी फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहा जाता है। रसायन विज्ञान को एक अलग ज्ञान शाखा के रूप में स्थापित करने का श्रेय रॉबर्ट बायल को दिया जाता है। आइए देखते हैं पदार्थ के भौतिक वर्गीकरण यानी फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में। दोस्तों ताप दाब की साधारण दशाओं में द्रव्य को भौतिक अवस्था के आधार पर 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। ये 3 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था। ठोस यानी सॉलिड क्या होते हैं? तो ठोस अवस्था पदार्थ की वह भौतिक अवस्था है जिसकी आकृति और आयतन निश्चित होता है, जैसे धातुएं, लकड़ी, लवण, ईंटें, ये ठोस अवस्था यानी सॉलिड पदार्थ कहे जाते हैं। द्रव या लिक्विड क्या है? तो आप जानते हैं कि पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकृति नहीं होती है, आकृति निश्चित नहीं होती है। ये जिस पात्र में रखा जाता है उसकी आकृति ग्रहण कर लेता है, वो पदार्थ द्रव कहलाता है, जैसे जल, दूध, एल्कोहल, मरकरी आदि। और गैस क्या है? दोस्तों पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आयतन और आकृति दोनों निश्चित नहीं होते हैं क्योंकि यह उस पूरे पात्र में फैल जाता है जिसमें इसे भरा जाता है, गैस कहलाता है, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वायु, ये सभी गैसों के उदाहरण हैं। देखिए दोस्तों मानव के सामान्य शरीर में जो तत्व हैं उनकी औसत मात्रा क्या होती है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों मानव शरीर में जो प्रतिशतता के रूप में देखा जाए तो सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑक्सीजन मानव शरीर में 65% पाया जाता है। कार्बन 18.5%, हाइड्रोजन 9.5%, नाइट्रोजन 3.2%, कैल्शियम 1.5%, फास्फोरस 1%, पोटेशियम 0.4%, सल्फर 0.3%, सोडियम 0.2%, क्लोरीन 0.2% और मैग्नीशियम 0.1% पाया जाता है। आइए जानते हैं धातु यानी मेटल्स के बारे में। दोस्तों वे तत्व जो ऊष्मा और विद्युत के सुचालक और उच्च गलनांक और क्वथनांक वाले होते हैं, इनमें चमक होती है, धातु यानी मेटल कहलाते हैं। इनमें आघात वर्धनीयता और तन्यता का गुण भी होता है, जैसे लोहा, चांदी, तांबा, सोना, एल्यूमिनियम, ये सभी धातु यानी मेटल कहे जाते हैं। अधातु या नॉन मेटल क्या है? दोस्तों वे तत्व जिनमें धातुओं के विपरीत गुण होते हैं, अर्थात जिनमें चमक न हो, ये आयोडीन को छोड़कर, और आघात वर्धनीयता और तन्यता का भी गुण नहीं होता है, उनको अधातु कहा जाता है। ये प्रायः विद्युत के कुचालक होते हैं और ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। सल्फर, ब्रोमीन और फास्फोरस ये सभी अधातु यानी नॉन मेटल्स तत्व हैं। उपधातुएं क्या हैं? तो दोस्तों उपधातु वे तत्व होते हैं जिनमें धातुओं और अधातुओं के उभयनिष्ठ गुण पाए जाते हैं, जैसे आर्सेनिक, सिलिकॉन, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सभी उपधातुओं के उदाहरण हैं। आइए जानते हैं कार्बनिक यौगिक या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं।
दोस्तों वे यौगिक जो मुख्यतः जीवित स्रोतों से प्राप्त होते हैं और ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन के एक या अधिक परमाणु अन्य तत्वों के परमाणुओं मुख्यतः हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं, वो कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। अकार्बनिक यौगिक क्या हैं? तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं, ऐसे यौगिक जिनका निर्माण किन्हीं दो या दो से अधिक तत्वों यानी सामान्यतः कार्बन के अतिरिक्त के संयोग से होता है, अकार्बनिक कहलाते हैं। जैसे जल और नमक, इनमें कार्बन जो होता है, कार्बन नहीं होता है, उन तत्वों को, उन यौगिकों को अकार्बनिक कहा जाता है। मिश्रण यानी मिक्सचर क्या होता है? दोस्तों दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर निर्मित पदार्थ मिश्रण कहलाता है और इन्हें साधारण भौतिक विधियों द्वारा पुनः पृथक किया जा सकता है। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, एक तो समांगी मिश्रण और दूसरा विषमांगी मिश्रण। आइए जानते हैं परमाणु या एटम की परिभाषा क्या है। दोस्तों द्रव्य का वह सूक्ष्मतम कण जिसमें रासायनिक क्रिया में भाग लेने का गुण विद्यमान होता है, उसे परमाणु यानी एटम कहा जाता है। परमाणु भार किसे कहते हैं? तो किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करती है कि उस तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के परमाणु के 12वें भाग के द्रव्यमान अथवा हाइड्रोजन परमाणु के 1.008 भाग के द्रव्यमान से कितने गुना भारी है, उसको परमाणु भार कहते हैं। द्रव्यमान संख्या क्या होती है, जिसको मास नंबर कहा जाता है? दोस्तों परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्याओं के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो द्रव्यमान संख्या जो है, ये परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या का योग होता है। परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर क्या है? दोस्तों परमाणु नाभिक में कुल प्रोटॉनों की संख्या अथवा उदासीन परमाणु के लिए कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उसका परमाणु क्रमांक कहा जाता है। आइए देखते हैं प्रमुख लवण और उनके रासायनिक नाम तथा उपयोग। यहाँ से कई बार परीक्षाओं में प्रश्न भी पूछे जाते हैं। देखिए साधारण नमक दोस्तों, इसको सोडियम क्लोराइड या NaCl कहा जाता है। ये खाने, अचार के परिरक्षण और मांस मछली के संरक्षण में प्रयोग किया जाता है। धावन सोडा या धोने वाला सोडा, ये सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3 और ये कपड़ा धोने, कांच, कास्टिक सोडा और अपमार्जक चूर्ण बनाने में प्रयुक्त होता है। खाने का सोडा दोस्तों, ये सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। बेकिंग पाउडर अग्निशमन और पेट की अम्लीयता को कम करने में खाने का सोडा या बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। फिटकिरी, तो फिटकिरी का रासायनिक नाम पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट होता है। ये रंगाई, कटे हुए स्थान से रक्तस्राव रोकने और पानी को शुद्ध करने में प्रयुक्त होता है। सोरा क्या है? दोस्तों सोरा पोटेशियम नाइट्रेट यानी KNO3 होता है। बारूद और उर्वरक के रूप में सोरा का प्रयोग किया जाता है। नीला थोथा, जिसको कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 × 5H2O कहते हैं, ये कवकनाशी, विद्युत लेपन, रंगाई और छपाई में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है। कुछ प्राकृतिक अम्लों के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक या बिच्छू के डंक में मेथेनोइक अम्ल या फार्मिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। खट्टे दूध या दही में लैक्टिक एसिड, अंगूर और इमली में टार्टरिक अम्ल और नारंगी, संतरा और नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। आइए अब जानते हैं कार्बन के बारे में। दोस्तों कार्बन क्या है? कार्बन प्रकृति में मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। और यदि आपसे पूछा जाए कि कार्बन के शुद्ध रूप कौन कौन से हैं, तो हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के शुद्ध रूप हैं जो कि मुक्त रूप में पाए जाते हैं। संयुक्त रूप में कार्बन प्राकृतिक गैस में, पेट्रोलियम में, वायुमंडल में तथा समस्त जीवों में पाया जाता है। और कार्बन के दो मुख्य अपर रूप हीरा और ग्रेफाइट होते हैं। तो याद रखिएगा, हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपर रूप हैं। हीरा या डायमंड क्या है? दोस्तों हीरा अति कठोर पदार्थ होता है और हीरे का अपवर्तनांक 2.4175 होता है, जिसके कारण यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन या टोटल इंटरनल जो है परावर्तन दर्शाता है।
हीरे की चमक पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है, याद रखिएगा। और हीरा जो है ये विद्युत का कुचालक होता है। काले या गैर रत्न गुणवत्ता वाले हीरे को बोट कहा जाता है। कार्बन का दूसरा अपर रूप ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु का संकरण sp2 होता है और यह परतों के रूप में व्यवस्थित होता है। दोस्तों, ग्रेफाइट को काला शीशा भी कहा जाता है और ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। हीरे के बारे में आप जानते हैं कि हीरा विद्युत का जो है कुचालक है, जबकि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट का उपयोग परमाणु भट्ठियों में इलेक्ट्रोड के रूप में, पेंसिल की नोक आदि में किया जाता है। अब जानते हैं एक महत्वपूर्ण तत्व हीलियम के बारे में। दोस्तों, हल्की गैस होने के कारण हीलियम का उपयोग जो है ये मौसम संबंधी गुब्बारे और वायुयान के टायरों को भरने में किया जाता है। और देखिए, नियान एक अक्रिय गैस है, इसको नूतन गैस भी कहा जाता है। और वायुयान चालकों को संकेत संप्रेषण के लिए प्रयोग किए जाने वाले प्रकाश बल्बों में नियान का प्रयोग किया जाता है। आर्गन यानी AR, तो आर्गन गैस विद्युत बल्बों में भरी जाती है। इसकी उपस्थिति में फिलामेंट का जीवन काल बढ़ जाता है, क्योंकि आर्गन अक्रिय गैस है और जो तंतु या टंगस्टन का तंतु होता है वो ऑक्सीकृत होने से बच जाता है, जिससे उसकी लाइफ बढ़ जाती है। रेडान, दोस्तों रेडान एक रेडियो एक्टिव उत्कृष्ट गैस है और कैंसर के रेडियो एक्टिव उपचार के लिए रेडान का प्रयोग किया जाता है। नाइट्रोजन, दोस्तों आयतन की दृष्टि से ये वायुमंडल का लगभग 78% भाग होता है। नाइट्रस ऑक्साइड क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड या N2O, इसको हंसाने वाली गैस या लाफिंग गैस कहते हैं। यह एक निश्चेतक भी है और क्लोरोफॉर्म का प्रयोग भी निश्चेतक के रूप में किया जाता है। दोस्तों, मृदा में कुछ नाइट्रोमोनास जो होते हैं ये स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं। और ये जीवाणु राइजोबियम नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर होते हैं। सल्फर के बारे में जानते हैं तो दोस्तों, पेट्रोलियम शोधन संयंत्रों और वाहनों से प्रदूषण के रूप में सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जिसको SO2 कहा जाता है। और देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ताजमहल का क्षरण मथुरा तेल शोधन कारखाने से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड गैस के कारण होता है। और आप जानते हैं, अम्लीय वर्षा में सल्फर डाइऑक्साइड बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि ये वर्षा की बूंदों के साथ अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करती है। और इसके अलावा जो नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, वो HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं, जो कि जो ऐतिहासिक भवन और इमारतें होती हैं उनमें क्षरण उत्पन्न करते हैं। और इस तरह की होने वाली वर्षा को अम्लीय वर्षा भी कहा जाता है। चांदी के बारे में जानते हैं। चांदी धातुओं में सर्वाधिक विद्युत तथा ऊष्मा की चालक धातु है और सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग दर्पण बनाने के लिए किया जाता है। दोस्तों, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा के लिए किया जाता है। आइए जानते हैं प्रमुख धातु और उनके अयस्कों के बारे में। दोस्तों, बिस्मथ धातु जो है इसका अयस्क बिस्मिथिनाइट होता है। तांबा के अयस्कों में देखिए एजुराइट, मैलेकाइट, चैल्कोपायराइट, कैल्कोसोफाइट, कैल्कोसाइट और क्यूप्राइट हैं और ये तांबा के अयस्क हैं। कैडमियम के अयस्क में ग्रीनोकाइट और एंटीमनी का अयस्क स्टिबनाइट होता है। कोबाल्ट स्टेमटलाइट अयस्क से प्राप्त होता है और क्रोमाइट जो है क्रोमाइट अयस्क से क्रोमियम की प्राप्ति होती है। एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क बॉक्साइट होता है। इसके अलावा क्रायोलाइट, कॉर्डोनम और डायस्पोर भी एल्यूमिनियम के अयस्क हैं। देखिए, सोडियम, ये सोडियम क्लोराइड या रॉक साल्ट से निकाला जाता है। इसके अलावा ट्रोना, सोडियम नाइट्रेट या चिली शोरा और बोरेक्स, ये सोडियम के प्रमुख अयस्क होते हैं। टिन का अयस्क जो है वो कैसीटेराइट होता है और जस्ता स्फेलेरेराइट, जिंक ब्लेंड, फ्रैंकलिनाइट, कैलामाइन, जिंकाइट और मिलेराइट से प्राप्त होता है। दोस्तों, निकिल धातु की प्राप्ति मिलेराइट अयस्क से होती है। और पोटेशियम तत्व की प्राप्ति सिल्वाइन, कार्नेलाइट और शोनाइट नामक अयस्कों से होती है। बेरियम की प्राप्ति बेराइट से होती है।
दोस्तों मैग्नीशियम मैग्नीशियम के प्रमुख अयस्कों में मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, कार्नेलाइट और एप्सम साल्ट होते हैं। मरकरी यानी पारा सिनेबार अयस्क से प्राप्त होता है। मैग्नीज पायरोलुसाइट अयस्क से प्राप्त होता है। देखिए लोहा की प्राप्ति के प्रमुख अयस्कों में मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लाइनोमाइट और देखिए सीडेराइट और आयरन पायराइट, ये लोहा प्राप्ति के प्रमुख अयस्क हैं। यूरेनियम की प्राप्ति पिच ब्लेंड यानी यूरेनिनाइट नामक अयस्क से होती है और कार्नोटाइट अयस्क से। लेड जो है ये गैलेना अयस्क से प्राप्त किया जाता है। आइए देखते हैं दोस्तों प्रमुख मिश्र धातुएं और उनका संगठन, क्योंकि यहाँ से भी कई प्रश्न बनते हैं। पीतल, दोस्तों पीतल में तांबा 70% और जिंक 30% होता है। गन मेटल में तांबा 88%, जिंक 2% और टिन 10% होता है। स्टेनलेस स्टील ये आयरन, क्रोमियम, मैग्नीज और कार्बन से जो है बनता है। आयरन 89.4%, क्रोमियम की मात्रा 10% और मैग्नीज 0.35% और कार्बन लगभग 2.5%। जर्मन सिल्वर, दोस्तों एक प्रश्न पूछा जाता है कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर की मात्रा कितनी होती है, तो जर्मन सिल्वर में सिल्वर उपस्थित नहीं होता है। इसमें तांबा 51%, निकेल 19 और जिंक 30% होता है। कांसा तांबा और टिन का मिश्र धातु है, जिसमें तांबा 88% और टिन 12% होता है। टांका यानी सोल्डर, इसका निर्माण सीसा 63% और टिन 37% से होता है। टाइप मेटल जो होता है दोस्तों, इसमें सीसा 81%, एंटीमनी 16% और टिन 3% होता है। तो ये था प्रमुख मिश्र धातुएं और उनका संगठन। आइए देखते हैं प्रमुख धातुएं और उनके यौगिकों के उपयोग के बारे में। दोस्तों पारा थर्मामीटर, अमलगम और सिंदूर बनाने में प्रयोग किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग अग्निशमन यंत्र, बेकरी उद्योग और एंटीऑक्सीडेंट के रूप में किया जाता है। मैग्नीशियम ये फ्लैश बल्ब और धातु मिश्रण बनाने में। इसके अलावा मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड का प्रयोग चीनी उद्योग में शीरी से चीनी तैयार करने में किया जाता है। कैल्शियम ये पेट्रोलियम से सल्फर हटाने और अभिकारक के रूप में प्रयुक्त होता है। और कैल्शियम कार्बोनेट टूथपेस्ट, चूना और कार्बन डाइऑक्साइड बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। जिप्सम यानी कैल्शियम सल्फेट ये अमोनियम सल्फेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने और सीमेंट उद्योग में जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस ये मूर्ति बनाने में और अस्थि चिकित्सा में पट्टी बांधने में प्रयोग किया जाता है, कैल्शियम सल्फेट जिसको कहा जाता है। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जो होता है ये कीटाणुनाशक और जैवनाशक के रूप में कागज और कपड़ों के विरंजन में प्रयोग किया जाता है। कापर आप जानते हैं बिजली का तार और पीतल बनाने में प्रयुक्त होता है। कापर सल्फेट या नीला थोथा ये दोस्तों विद्युत सेलों के निर्माण में, कीटाणुनाशक के रूप में, कापर के शुद्धिकरण में और रंग बनाने में प्रयुक्त होता है। क्यूप्रिक ऑक्साइड CuO ये पेट्रोलियम के शुद्धिकरण और ब्लू तथा ग्रीन कांच के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O ये लाल कांच के निर्माण और कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्लोरीन का उपयोग मस्टर्ड गैस, टिंचर और ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। और ब्रोमीन ये औषधि, टिंचर निर्माण, रंग उद्योग और प्रतिकारक के रूप में प्रयुक्त होता है। आयोडीन ये रंग उद्योग में कीटाणुनाशक और टिंचर आयोडीन बनाने में प्रयुक्त होता है। और सल्फर ये औषधि, कीटनाशक के रूप में और बारूद निर्माण में प्रयोग किया जाता है। और फास्फोरस का उपयोग, दोस्तों फास्फोरस का उपयोग देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका उपयोग श्वेत फास्फोरस का प्रयोग चूहे मारने में, लाल फास्फोरस दिया सलाई निर्माण में और देखिए फास्फोरस ब्रांज बनाने में फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोजन, तो दोस्तों हाइड्रोजन का उपयोग अमोनिया उत्पादन में, कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में किया जाता है। और लिक्विड हाइड्रोजन रॉकेट ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। भारी जल जिसको ड्यूटीरियम ऑक्साइड कहा जाता है ये न्यूक्लियर प्रतिक्रियाओं में, ड्यूटरेट यौगिक के निर्माण में और न्यूट्रॉन मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आप जानते हैं HCl ये अम्लराज, क्लोरीन, रंग, क्लोराइड लवण के निर्माण में प्रयुक्त होता है।
और सल्फ्यूरिक अम्ल जिसको H2SO4 कहा जाता है, इसका उपयोग स्टोरेज बैटरियों में, उर्वरक उत्पादन में, पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में, रंग उत्पादन में और प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में होता है। अमोनिया, तो दोस्तों अमोनिया NH3 ये रेयान बनाने में, आइस फैक्ट्री में और प्रतिकारक के रूप में होता है। नाइट्रस ऑक्साइड N2O ये शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में, लाफिंग गैस के रूप में प्रयोग किया जाता है। फिटकिरी दोस्तों K2SO4 Al2SO4 इंटू 24H2O ये फिटकिरी औषध निर्माण में, चमड़ा उद्योग में, जल को शुद्ध करने में और कपड़ों की रंगाई में प्रयोग किया जाता है। जिंक का उपयोग बैटरी बनाने में और हाइड्रोजन बनाने में किया जाता है। और जिंक ऑक्साइड ये मलहम बनाने में और पोर्सिलीन में चमक लाने में प्रयोग किया जाता है। फेरस ऑक्साइड का प्रयोग फेरस लवड़ों के निर्माण और हरा कांच बनाने में किया जाता है। और फेरिक ऑक्साइड ये फेरिक लवड़ों के निर्माण और जेवरात पॉलिश करने में प्रयुक्त होता है। पोटेशियम ब्रोमाइड फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। और पोटेशियम नाइट्रेट बारूद बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। पोटेशियम सल्फेट का प्रयोग दोस्तों उर्वरकों के निर्माण में किया जाता है। आइए देखते हैं बहुलक यानी पॉलीमर के बारे में कि बहुलक क्या होता है। दोस्तों स्टार्च और सेलुलोज को प्राकृतिक बहुलक कहा जाता है, जो कि पौधों से प्राप्त किए जाते हैं। और प्लास्टिक जो आप जानते हैं प्लास्टिक बहुलक पदार्थ होता है। प्लास्टिक का जो है दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्राकृतिक प्लास्टिक जैसे लाख और कृत्रिम प्लास्टिक जैसे नायलॉन और पॉलीथीन। पॉलीमराइजेशन या बहुलकीकरण क्या होता है? तो दोस्तों एक ही यौगिक के अनेक अणु जब परस्पर संयोग करके एक बड़े अणु की संरचना ग्रहण कर लेते हैं तो इसे बहुलकीकरण कहा जाता है। पॉलीथीन या पॉलीएथिलीन ये C2H4 के उच्च ताप पर बहुलकीकरण की क्रिया द्वारा दोस्तों पॉलीथीन जो है प्राप्त होता है। अब आइए देखते हैं रसायन विज्ञान के विशेष तथ्यों के बारे में। दोस्तों देखिए हाइड्रोजन जो है तत्वों में सबसे हल्का तत्व होता है और ये आवर्त सारणी पे पहले नंबर पर आता है। इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है। ऑस्मियम और इरिडियम सर्वाधिक भारी तत्व हैं। ऑक्सीजन या O2 भूपरत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। आइए देखते हैं रासायनिक पदार्थों के व्यावसायिक नाम और रासायनिक नाम तथा उनके सूत्र। देखिए शुष्क बर्फ या ड्राई आइस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं CO2 इसका सूत्र है। मार्स गैस या गोबर गैस मीथेन इसका रासायनिक नाम है CH4। मूर्खों का सोना या फूल्स गोल्ड ये आयरन पायराइट या आयरन सल्फाइड को कहते हैं, इसका सूत्र है FeS। रेड लेड इसको ट्राइप्लम्बिक टेट्राऑक्साइड कहा जाता है Pb3O4। और चूने का पानी या बुझा हुआ चूना ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है दोस्तों, COH का ट्वाइस होता है चूने का पानी का सूत्र। बिना बुझा चूना ये कैल्शियम ऑक्साइड होता है जिसको क्विक लाइम कहा जाता है, CaO इसका सूत्र होता है। जिप्सम कैल्शियम सल्फेट होता है CaSO4 इंटू 2H2O। और चूने का पत्थर जिसको लाइम स्टोन या चाक कहते हैं ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3। हरा कशिश इसे फेरस सल्फेट कहा जाता है दोस्तों, इसका फार्मूला है FeSO4 इंटू 7H2O। और नीला थोथा आप जानते हैं कापर सल्फेट को कहते हैं CuSO4 इंटू 5H2O को। सुहागा जिसको रासायनिक रूप में बोरेक्स कहा जाता है Na2B4O7 इंटू 10H2O। और नौसादर ये अमोनियम क्लोराइड होता है NH4Cl इसका सूत्र है। दोस्तों रसायन विज्ञान के जो महत्वपूर्ण तथ्य आप देख रहे थे उसमें देखिए अत्यंत ज्वलनशील होने के कारण जो सोडियम होता है इसको मिट्टी के तेल यानी केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है। मीथेन जिसको CH4 इसको मार्स गैस या दलदली स्थानों पर पाए जाने वाले के कारण इसको मार्स गैस कहा जाता है। गोबर गैस का मुख्य अवयव मीथेन होता है और जंगल में गिरे हुए पत्तों को सड़ने से मीथेन गैस बनती है। मिथाइल आइसोसाइनेट या MIC या मिक गैस यह एक जहरीली गैस है, इसका उपयोग कीटनाशक बनाने में किया जाता है। और आप जानते हैं दोस्तों यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 1984 में भोपाल गैस दुर्घटना हुई थी जिसमें यूरेनियम यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री भोपाल से इसी गैस यानी मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव के कारण हजारों लोग मारे गए थे।
अब आइए सामान्य रसायन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। दोस्तों, हीटर की कॉइल जो होती है ये नाइक्रोम नामक एक मिश्र धातु की बनी होती है, जिसमें निकिल और क्रोमियम होते हैं। निकिल और क्रोमियम का मिश्र धातु नाइक्रोम होता है और हीटर की कॉइल इसी की बनी होती है। पेट्रोल, दोस्तों पेट्रोल को गैसोलीन भी कहा जाता है और जब पेट्रोल में 10 से 20% तक एथिल या मेथिल एल्कोहल मिलाते हैं तो उस मिश्रण को गैसोहाल कहा जाता है। अति घातक विस्फोटक डायनामाइट ये रासायनिक रूप से नाइट्रोग्लिसरीन होती है और इसका आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल, जिनके नाम पे नोबेल पुरस्कार स्थापित किया गया है, उन्होंने किया था। आइए अब देख लेते हैं रासायनिक पदार्थ और उनके प्राकृतिक स्रोत के बारे में। दोस्तों, केसीन प्रोटीन ये दूध और पनीर में पाया जाता है। निकोटीन तंबाकू में पाया जाता है। कैफीन, दोस्तों कैफीन जो है ये क्षारक होता है, चाय, कॉफ़ी, कोको और चॉकलेट में पाया जाता है। और फार्मिक अम्ल, चींटी और बिच्छू के डंक के विष में फार्मिक अम्ल उपस्थित होता है। अगला है कार्बन काल निर्धारण या जिसको कार्बन डेटिंग कहते हैं। ये जीवाश्म चट्टानों आदि की आयु का पता लगाने की एक विधि होती है। और देखिए, रात्रि के समय जुगनू से निकलने वाला प्रकाश लूसीफेरिन नामक रसायन के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप होता है। और ओजोन गैस, आप जानते हैं कि ये चांदी की चमक को काला कर देती है और इसी प्रकार वायुमंडल में उपस्थित सल्फर गैस भी चांदी की परत को काला करने का कार्य करती है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। घटना चक्र संक्षिप्त सामान्य ज्ञान के अंतर्गत रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन, जो आपके आगामी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों, सामान्य विज्ञान श्रृंखला में हम इसके अगले भाग में जीव विज्ञान को कवर करेंगे, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।